करो। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने मॉडर्न हिस्ट्री के थर्ड टेस्ट सीरीज के अंतर्गत एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया का पहला भाग देखते हैं। ठीक है, पंकज नागर गुड मॉर्निंग बेटा। सही बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आज थोड़ा देर हो गया, तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां कह रहे बहादुर शाह ज्यादा के बहादुर शाह के शासनकाल के संदर्भ में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हुई, बहादुर शाह ने साहू को वैधानिक मराठा राजा स्वीकार किया, बहादुर शाह ने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया और सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में विद्रोह किया। वंदना, मिथिलेश, पंकज, सही बच्चे गुड मॉर्निंग। कर ध्यान दीजिएगा कि विद रेफरेंस टू द रीजन ऑफ बहादुर शाह, फर्स्ट which of the following statement is not correct? The financial condition of the state deteriorated. Second है बहादुर शाह accepted साहू as the legal Maratha king. और बहादुर शाह first adopted a tolerant approach towards Hindu chieftains and kings. बनाइए क्या होगा। मिथिलेश ने कहा डी, बहादुर शाह पता होगा आपको 1700, आप ये मान लो कि 7 से लेकर 12 तक रहा शासक। चलिए डी पंकज नागर, और इसने कहा बी दीपक अनंत। देखिएगा बहादुर शाह ने इजारेदारी की जो मेथड था, इजारेदारी, उसने कॉन्ट्रैक्ट पे रेवेन्यू वसूलने की ठेकेदारी दी और अंधाधुंध जो जागीर है उसका बंटवारा किया था। यानी द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट डेटोरिएटेड। तो सही बात है कि ये क्या है, कर है कौन सही नहीं है। अब यहां हमें चुनना है, पहले देखो, यानी पहला तो सही है। पहला सही क्यों है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से उसने जागीर का बंटवारा किया, यानी ही डिस्ट्रीब्यूटेड जागीर among the jagirdars, that's why the financial condition of the state deteriorated. दूसरा जो है ये भी सही है, क्या गलत है देखते हैं अभी, एक मिनट। पहला तो क्या है आपका सही है, दूसरा है बहादुर शाह फर्स्ट एक्सेप्टेड साहू एज द लीगल मराठा किंग। आपको पता होगा कि जब साहू को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब कैद से मुक्त किया गया था, तो उसे वैधानिक रूप से मराठा का राजा स्वीकार नहीं किया गया था, नहीं किया। फिर भी हम लोग सारे ऑप्शन को देखेंगे, यह मराठा का राजा स्वीकार नहीं किया और उसने हिंदू सरदार और राजाओं के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया। यह बात सही है, एकदम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और कह रहा है सिखों ने बंदा बहादुर के नेतृत्व में विद्रोह किया। निश्चित रूप से एकमात्र जो है जिसके प्रति बहादुर शाह फर्स्ट का जो दृष्टिकोण था वो अच्छा नहीं था, सहिष्णु नहीं था, वह था बंदा बहादुर। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, द सिक्स, ये बंदा बहादुर जो है, ये सॉरी बहादुर शाह फर्स्ट एक्सेप्टेड साहू एज द लीगल मराठा किंग। ये गलत है क्योंकि साहू को लीगल रूप से मराठा किंग नहीं स्वीकार किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग फॉलोइंग पेयर्स। जो आपके पेयर्स हैं, आते हैं क्वेश्चन आते हैं ना युग्म को सजाने के लिए, तो कह रहा है कि आप सजाइए। पहला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर,
सेकेंड, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कह रहा है कि कौन सही है, विच ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्ट। बनाइए, विच ऑफ द एबव पेयर्स आर करेक्ट, क्या होगा? बनाओ बेटा। दीपक अनंत, क्वेश्चन का नंबर देने के बाद आगे लिखना। क्वेश्चन का नंबर के बाद आप आगे लिखेगा तो उससे फायदा ये होगा कि मुझे भी समझ में आएगा कि आपने आंसर क्या बताया। अब देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कब से कब हुआ? 1775 टू 82। अब यहां कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, सही है। सेकेंड में है सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, गलत। सेकेंड कब से कब होता है? 1803 से 5। यहां आप जब अगर देखोगे तो यहां पे कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है, लॉर्ड वेलेस्ली। इसका मतलब क्या है बेटा? गलत। थर्ड, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1817 टू 1818 में। तो गलत हो गया आपका। यहां क्या होगा? सी। हाँ, तनु सैनी। सेकेंड में था लॉर्ड विलेजली 1799 से, ये सॉरी 98 से 1805 तक। अब आइए थर्ड में, कह रहा है टीपू सुल्तान के ने ब्रिटिश के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। टीपू सुल्तान मेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद द ब्रिटिश। कौन सा कथन संधि के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज और आर करेक्ट रेफरेंस टू द ट्रीटी। कौन सही था? इस संधि के अनुसार टीपू को आधे राज देने पड़े ब्रिटिश को। टीपू सुल्तान हैड टू गिव हाफ ऑफ हिज टेरिटरी, हाफ ऑफ हिज टेरिटरी। टीपू सुल्तान को अंग्रेजों को बंधक के रूप में 2 पुत्रों को समर्पित करना पड़ा। टीपू सुल्तान हैड टू सरेंडर हिज 2 सन्स एज होस्टेजेस टू द ब्रिटिश। दोनों ही पक्ष युद्धबंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गए। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी बोथ साइड एग्रीड टू रिलीज द प्रिजनर ऑफ वॉर। कह रहा है सही चयन कीजिए। बता बेटा क्या होगा? बताइए आप लोग। देखिएगा, फ्री का ए अकॉर्डिंग टू पंकज नागर। अब ये क्या कह रहा है? ध्यान देना। ये कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1792 में। ये सही है। संधि के अनुसार टीपू को अपने आधे प्रदेश देने पड़े, हाफ ऑफ द स्टेट ही हैड टू सरेंडर, और 2 पुत्र को भी रखना पड़ा, ये भी सही है। और दोनों युद्धबंदियों को रिहा किया। ये हमेशा युद्ध में होता है कि ये तो कॉमन सी चीज है, आपके कॉमन सेंस की बात है। और एक और बता रहे हैं कि मराठा जो था और निजाम, उसको भी देना पड़ा, क्षेत्रों का बंटवारा हुआ उनके बीच भी। तो ये बहुत अहम है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, थर्ड का डी। तो डी किसका है? डी तो किसी का नहीं है, एक का, फारूक का। बस गलत हो गया आपका।
क्षितिज मौर्य, गुड मॉर्निंग। अब आइए, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बारे में कौन सही नहीं है। यहां से क्वेश्चन आते भी हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टीपू सुल्तान इज और आर करेक्ट, नॉट करेक्ट। करेक्ट नहीं है। उसने एक आधुनिक नौसेना गठित करने का प्रयास किया, मॉडर्न नेवी या मॉडर्न नेवल सिस्टम, और 2 बंदरगाहों की स्थापना की, 2 पोर्ट्स। मंगलोर की संधि में टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को शर्तें मानने पर विवश किया। टीपू सुल्तान फोर्स द ब्रिटिश टू एक्सेप्ट द कंडीशन इन द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। सेना में कुसुन नामक एक रॉकेट की टुकड़ी थी, मतलब रॉकेट चलाने वाले भी एक ग्रुप था और उसका नाम था कुसुन। और उसके शासनकाल में मैसूर की अर्थव्यवस्था उस समय के आर्थिक पिछड़ेपन में थे। कह रहा है क्या कि द इकोनॉमी ऑफ मैसूर ड्यूरिंग हिज रीजन वॉज द इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ दैट टाइम, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय। अब ये कह रहा है कौन सही है, क्वेश्चन बनाओ। सॉरी, कौन गलत है। 4 ऑप्शन है, वॉज नॉट करेक्ट। बनाइए बेटा। वंदना पांडे डी, और फारूक डी, और पल्लवी डी, और दीपक अनंत। देखिए, जिनका भी आंसर डी है वो सही है। कैसे बता रहे हैं। निश्चित रूप से उसने नौसैनिक बोर्ड की स्थापना की, नौसैनिक की स्थापना की। मलिदाबाद, फिर अजीमाबाद जो है ये जगह है, वहां बंदरगाहों की स्थापना की। तो पहला तो सही है, हमें खोजना है गलत कौन है। और जब मैंगलोर की संधि हुई थी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में 1784 में, तो उस समय ब्रिटिश की अपेक्षा इनकी पलड़ा भारी था, तो यह भी सही है। फिर कह रहा है कि टीपू सुल्तान हैड ए रॉकेट डिटैचमेंट नेम्ड कुसिन इन हिज आर्मी। सही बात है बेटा, यह कर लेना इंपॉर्टेंट, ये भी सही है। हाँ, ये आ सकता है कुसुन के बारे में अलग से। लेकिन एक बात ये गलत है कि उसके समय उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक ब्रिटिश विद्वान है, स्कॉलर, हिस्टोरियन, उसने कहा कि जब आप दक्षिण में जाओगे और दक्षिण के मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, और वहां सबसे अधिक अगर कहीं पे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो, कृषि उन्नति, तो आप ये मानो, और अगर ऐसा लगे कि आर्थिक विकास हो रहा है, तो वो राज और किसी का नहीं, टीपू का होगा। इवन सर जॉन सोर ने प्रशंसा किया। पहली बार रेशम के जो होते हैं कीड़े वगैरह पालने चाइना से मंगाया इसने। तो ऐसा नहीं है, इसके समय में बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास हुआ, और ये एनसीईआरटी में भी है। और हाँ, आप कह सकते हो कि गोल्डन पीरियड मैसूर के इतिहास का है। कुछ कमियां थी इसके शासन में, वो अलग बात है। तो यूपीएससी जो आपके देंगे, क्वेश्चंस देंगे, वो आपके दिमाग से खेलने का प्रयास होगा, और आप चूंकि जैसे सुने होंगे उसी अनुसार मारते हो आंसर। बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बहादुर शाह फर्स्ट। उन्होंने राजा जयसिंह और अजीत सिंह को, या अजीत सिंह की ऊंची मनसब और मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण प्रांत के लिए सूबेदारी के पदों की मांग को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बुंदेला सरदार छत्रसाल के साथ शांति स्थापित की। मतलब बहादुर शाह फर्स्ट जो 1707 से 12 तक है कि ही एक्सेप्टेड द डिमांड्स ऑफ राजा जयसिंह ऑफ आमेर एंड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़ फॉर द हाई मनसब एंड द पोस्ट ऑफ
सूबेदारी फॉर इंपॉर्टेंट प्रोविंसेज लाइक मालवा एंड गुजरात। ही मेड पीस विथ बुंदेला सरदार छत्रसाल। बनाइए क्या होगा? देखिए एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़े होंगे वो बहुत ही सहजता से बनाएंगे, और जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे वो बहुत अच्छा से नहीं बनाएंगे। देखिएगा इसमें दो राय नहीं है। देखो दूसरा तो सही है कि छत्रसाल के साथ उसके अच्छे संबंध थे। एक बुंदेला को छोड़ दिया जाए, सॉरी ये कह रहे हैं सिख को, तो सिख के अतिरिक्त जितने भी थे उनके साथ इनके बेहतर संबंध नहीं थे। अब आपके सामने एक प्रश्न है, अजीत सिंह मारवाड़ का था और आमेर का था जय सिंह, तो इन दोनों को दिया तो गया था मनसब, लेकिन ये तत्काल रूप से इनके जो डिमांड थे कि भैया मुझे यहां का बनाया जाए और मुझे यहां का बनाया जाए, गुजरात का और मालवा का, ये बाद में प्रदान किया गया, प्रारंभ में प्रदान नहीं किया गया। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्यों? क्योंकि इन्हें इनकी जो डिमांड थी, इनकी डिमांड को तुरंत नहीं मानी गई। याद रखिएगा, एकदम छोटे छोटे माइन्यूटली जो है आपसे गलत करवाने का प्रयास किया जाएगा यूपीएससी के अंदर। कल ये सवाल हमने बनाया भी था, फिर आ गया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में तोल अथवा चतुष्पाठी क्या था? संस्कृति का उच्च अध्ययन केंद्र, अरबी का उच्च अध्ययन केंद्र, मुस्लिम मदरसा, हिंदुओं का प्राथमिक पाठशाला, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी ऑफ कल्चर, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी ऑफ अरेबिक, मुस्लिम मदरसा एंड प्राइमरी स्कूल फॉर हिंदूज। कल हमने बनाया भी था इस क्वेश्चन को, फिर मैंने दिया क्योंकि एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है। आप पढ़ते नहीं एनसीईआरटी। देखिएगा बंगाल और बिहार में था सेंटर फॉर एडवांस स्टडी ऑफ कल्चर या संस्कृत, वेद पुराण इस सब का पढ़ने का केंद्र था। चतुष्पाठी या तोल कल हमने जिक्र किया भी था। मराठों के बारे में विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मराठा। ध्यान देना बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर बहुत ज्यादा वक्त नहीं दिया क्योंकि कल डिस्कशन हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 कि मराठों के बारे में विचार करना। ग्वालियर राज्य की स्थापना जीवाजी राव सिंधिया ने की थी। जीवाजी राव सिंधिया मराठा राज्य के अंतरिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहब थे, लास्ट छत्रपति। मराठों के पता है शासक को छत्रपति कहते थे, एंड लास्ट छत्रपति कौन थे? ऐसा कहा जाता है स्टेटमेंट के अनुसार अप्पा साहब। और बाजीराव फर्स्ट के हिंदू पद पातशाही के आदर्श को बालाजी बाजीराव ने समाप्त कर दिया। कौन सत्य है? बनाइए बेटा, सत्य कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये हिंदू पद पातशाही जो है यानी हिंदू आदर्श के अनुसार शासन करने की पद्धति, तो सबसे पहले शिवाजी ने लाया और सेकंड में लाया था बालाजी, ये बाजीराव मस्तानी यानी बाजीराव फर्स्ट में। लेकिन बाजीराव के समय दो चीजें हुई। हिंदू पद पातशाही लाया तो जरूर, लेकिन इसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का परित्याग कर दिया क्योंकि मराठों का विस्तार हो गया था मैदानी क्षेत्रों में, और जैसे ही मराठा मैदानी क्षेत्रों में आया तो गुरिल्ला जो वॉरफेयर है वो समाप्त हुआ। और इसके पश्चात की बात बता रहा हूं मैं, जब मराठों का विस्तार हो गया हर जगह, तो मराठों का विस्तार हुआ तो अन्य समुदाय के लोगों से संसर्ग भी हुआ, और ये जो हिंदू पद पातशाही था और ये सब चीजें जो थी
वो धीरे धीरे परित्याग करना इनकी मजबूरी बन गई। तो और जीवाजी ने ग्वालियर की स्थापना तो किया ही था। अंतिम छत्रपति निश्चित रूप से अप्पा साहब थे। ये बहुत आसान है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। ये लास्ट जो ऑप्शन है वो जैसे परित्याग कर दिया भी हो सकता है या समाप्त कर दिया। इसे बहुत ज्यादा शब्द पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है कि सर वास्तव में त्याग किया या परित्याग किया या अपने आप जो है बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं। ब्रिटिश सरकार और भारतीय रजवाड़ों के संबंधों का विकास निम्नलिखित विस्तृत अवस्थाओं को खोजा जा सकता है। यानी भारत में बहुत सारे देसी रियासत थे, पता है आपको, और वे जो देसी रियासत थे उन देसी रियासतों के प्रति अलग अलग समय में अलग अलग नीतियों का प्रतिपादन किया गया, जैसे सुरक्षित घेरे की नीति, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट सेपरेशन, अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन और बराबरी के संघ की नीति, इक्वल यूनियन पॉलिसी। ये जो बनाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ब्रिटिश का देसी रियासतों के प्रति नीतियां जो है उसका सीक्वेंस है। क्या होगा बनाइए। क्षितिज मौर्य ए, देखिए ये कब से कब रहा? 1813। आप 57 के जगह 65 भी कर सकते हो आप, ये 57 भी कर सकते हो या 58 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 35 और 1935 to 47, ऑप्शन सी। ये खुद ही सीक्वेंस में है। पहले अधीनस्थ आएगा तब बराबरी आएगा। 1, 2, 3, 4। हाँ, सोचने से थोड़ी होता है। चलिए 1, 2, 3, 4 एकदम सीक्वेंस में है। पहले है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सबऑर्डिनेट सेपरेशन, सबऑर्डिनेट यूनियन, यूनियन इक्वल यूनियन। कौन सा कथन सही नहीं है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। अली मर्दान, पहला ऑप्शन देखिएगा ध्यान से। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस्ड रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम इन बंगाल। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाना स्थापित किया। मतलब एस्टेब्लिश्ड मॉडर्न फाउंड्रीज इन लाहौर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गन्स। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। मैसूर में टीपू सुल्तान ने सिंगेरी के मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। ये कह रहा है कि गलत कौन है? अगर आपको लगता है कि कोई गलत है तो उसका ऑप्शन गलत है तो उसका बता दीजिएगा दूसरा नाम क्या था। फिर जैसे बच्चे ने कहा ए अली मर्दान खान गलत है, तो फिर सही कौन है? ये तीनों सही है, वो गलत क्यों है? क्योंकि अली मर्दान खान इतना बड़ा नाम नहीं है। नहीं है तो फिर वो कौन है?
आप बहुत लोग तुक्का लगा रहे, तो है कौन? तो न कौन है वो है कौन? देखिए, महाराजा रंजीत सिंह निश्चित रूप से लाहौर में फैक्ट्री लगाई थी बंदूक और तोप की। उन्होंने सिख मंदिर जो है वहां पे, उसमें भी ऊपर जो है हीरे, सॉरी स्वर्ण का जन्म, वो स्वर्ण को जोड़ा उसने। सवाई जयसिंह जो आमेर के थे, यूक्लिड के रेखागणित का अनुवाद किया। और टीपू सुल्तान निश्चित रूप से शारदा देवी के मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने धन दिया। आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब। लेकिन अली मर्दान खान नहीं होगा, यहां होगा मुर्शिद कुली खां ऑफ बंगाल। मैंने पढ़ाया भी था, मुर्शिद कुली खान, लिख लेना, मुर्शिद कुली खां। क्या होगा? मुर्शिद कुली खां। फारूक सिर नहीं होगा, तन्नू सैनी, फारूक सिर नहीं होगा। मुर्शिद कुली खां ने रेवेन्यू फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया। इजारा, अब गौर करना, इजारा जो है, एक तो मुर्शिद कुली खां लाया बंगाल में। अब यहां दो ऑप्शन दे रहे हैं, एक तो मुर्शिद कुली खां है, ये बंगाल में है मुर्शिद कुली खां। अगर यही मुगल होता तो यहां पे जहांदार शाह ने भी आगे किया था इजारा, और बहादुर शाह के लास्ट में भी जब जहांदार शाह था तो जहांदार शाह ने इसको प्रमोट किया, अगर याद होगा तो इजारा। आईएएस में सवाल पूछा जा चुका है और बड़े पैमाने पे लोगों ने गलत किया कि पानीपत का तीसरी लड़ाई हुई, उसके तात्कालिक कारण क्या थे। यानी अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई के तात्कालिक कारण क्या थे। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन ऑफ इंडिया एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। मतलब पहला ऑप्शन है कि पंजाब में जो उसका गवर्नर था, अहमद शाह अब्दाली का गवर्नर तैमूर, उसको हटाने के बदले में बदला लेना चाहता था। दूसरा है, उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल अदीना बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। यानी फारूक सियर वॉज इनवाइटेड बाय द फ्रस्ट्रेटेड किंग ऑफ पंजाब अदीना बेग, सॉरी गवर्नर अदीना बेग। वह मुगल प्रशासन को बरार, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट, पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। यानी ये जो मुगल थे, उन्होंने टैक्स नहीं दिया, लैंड रेवेन्यू नहीं दिया अहमद शाह अब्दाली को, तो दंडित करना चाहते थे। वह दिल्ली की सीमाओं तक के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, राज्य में मिलाना चाहते थे। यह ध्यान देना है आपको। कोई दिक्कत? बताइए क्या होगा? बताओ बेटा क्या होगा आंसर? कोई तो बताएगा। हैप्पी, क्षितिज डी, हैप्पी डी, वंदना डी, और कोई? दीपक अनंत। आपको याद नहीं है शायद, मैं बता दूं आपको बहुत प्यार से मैं ये बता रहा हूं आपको कि मेन जो कारण था, द मेन रीजन या इमीडिएट रीजन क्या था
कि अगर आपको याद होगा तो, क्योंकि आपको याद तो रहता नहीं ज्यादा, कि पंजाब के अंदर क्या था, अदीना बेग को हटा के, मतलब पंजाब में क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, अपने बेटे तैमूर को अपॉइंट किया था, क्या चीज, गवर्नर। किसके जगह पे, तो बाद में मराठा ने क्या किया, अदीना बेग को अपॉइंट कर दिया। अदीना बेग, मराठा मल्हार राव होलकर, यानी पहले अहमद शाह अब्दाली अपने बेटे को नियुक्त किया था और पंजाब का गवर्नर के रूप में। मराठा को हमेशा एक शौक था इंटरफेयर करने का, वो गया और इंटरफेयर किया और इसको रिप्लेस्ड, यानी तैमूर वॉज रिप्लेस्ड बाय द मल्हार राव होलकर एंड अदीना बेग वॉज रीअपॉइंटेड। जब ये बात अहमद शाह अब्दाली को पता चला तो दिल्ली की ओर कुछ याद आया। और अब आप बोलोगे सर यहां तो कुछ ऑप्शन कुछ और है, ये यूपीएससी है, लाहौर दे दिया है पंजाब की जगह। अरे लाहौर राजधानी थी, मेन सेंटर लाहौर था, तो पहला तो सही है। दूसरा देखिए, अदीना बेग ने इनवाइट किया ही नहीं, गलत, भुगतान देने का कोई मामला ही नहीं था, क्योंकि यहां पे जो मीर बख्शी था सेनापति, वो तो इसी का आदमी था और मराठों ने उसको हटा के दूसरे को बनाया और पंजाब के सभी मैदानों को हड़प कर विलय करना चाहता था। तो भैया वो तो ऐसे भी उसके कब्जे में था उस समय, पंजाब और दिल्ली तो उसके नियंत्रण में ही था, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन ए, यह है आईएएस का क्वेश्चन। कहते हो ना आईएएस के क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कितने अच्छे हैं, दिमाग लगाना पड़ता है ना। आइए बेटा, निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम में रखें, मतलब सीक्वेंस में आप बनाओ, साहू जी, राजा राम, संभाजी और शिवाजी सेकेंड। अब इससे आसान क्या होगा, बनाइए, क्या होगा, बना बेटा। बताओ, ठीक है। अब देखो कितना अच्छा ऑप्शन है बेटा, तुम लोग अब खोजोगे, मुझे पता है चोर भी हो तुम लोग। अबे गलत होगा, क्या होगा, शिवाजी की जब मृत्यु हुई थी, शिवाजी 1680 में, तो शिवाजी के बाद कौन था, संभाजी बने 1680 से 89, फिर बने राजा राम 1689 से 1700। अब साहू जो संभाजी का बेटा था वो तो दिल्ली में, वो तो आगरा में कैद था, तो इसके बेटे को बना दिया गया 1700 से 1707। और साहू तो पहला कौन हो गया, 3 2 4 1, 3 2 बी हो जाएगा। अरे सबने बी बताया। क्वेश्चन नंबर 11, अरे भाई पहले कौन होगा, ये होगा ना, समझे, पहले कौन होगा, संभाजी यानी तीसरा, फिर राजा राम, फिर शिवाजी सेकेंड, फिर साहू, 3 2 4 1। शाबाश। ये बताइए मोडी लिपि का प्रयोग किसके अभिलेखों में किया जाता था। द मोडी स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन वोज इंस्क्रिप्शन, वादियार, जमोरिन, होयसल, मराठा। मोदी स्क्रिप्ट, ये नरेंद्र मोदी मत मान लीजिएगा,
ये मोडी है, मोडी, इसको भी ऐसे ही पढ़ते हैं। कौन बना रहा है? दीपक, पंकज, बताओ सारे बच्चे। ये मराठों का स्क्रिप्ट था, मराठाज ने, इट वॉज इंट्रोड्यूस या इट वॉज यूज्ड बाय मराठाज। मोडी लिपि, मराठा तन्नू पढ़ाए थे आपको। बनाओ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। निम्न युगों पर विचार करें, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुंचन नामियार मलयाली, तायु मानवर तेलुगु, दयाराम अवधी, शाह अब्दुल उर्दू। सही सुमेलित करें। ये कुछ नाम दिया हुआ है और ये कह रहा है ये स्कॉलर हैं, पोएट हैं और ये किस लैंग्वेज के हैं। बनाइए। पंकज ने कहा डी। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन जो बनाएगा सही सही, उसके अकाउंट में बहुत सारा प्यार होगा, आशीर्वाद होगा। आप क्या समझे? अकाउंट मतलब आपके हिस्से भी तो हो सकता है। बहुत तेज हो तुम लोग। अब याद रखना, शाह अब्दुल का पूरा नाम अगर आप चाहते हो तो शाह अब्दुल लतीफ भी कर सकते हो। यस सर, सब में यस सर। शाह अब्दुल कुछ ऐसा चीज है जो यस सर नहीं बोलते हैं फारूक जी। गौर करना, कुंचन नामियार मलयालम या मलयाली सही है। तायु मानवर तेलुगु के नहीं थे, तमिल। दयाराम गुजराती। शाह अब्दुल लतीफ उर्दू नहीं है, सिंधी। यानी ओनली ए। मतलब होता है कि एकदम आउट, बोल्ड ही हो गया, सब सारे बोल्ड हो गए। क्यों? किसी ने ये बताया ही नहीं था, किसी ने सोचा ही नहीं कि ये होगा, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ा ही नहीं सही से। जबकि मैंने कहा कि एनसीईआरटी पर कराओ। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि भाग के फिर नेट पे जाके खोजते हैं, तब तक खत्म। और कुछ तो फ्रस्ट्रेट हो गए, सोचते पहले पानी पी ले। ऐसा भी होता है। अंग्रेज के साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। विद रेफरेंस टू द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। वांडीवास का युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यंग हस्बैंड का तिब्बत अभियान, यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन टू तिब्बत। बना बेटा। और मैं एक विनती करना चाहता हूं, मतलब विनती इसलिए कि अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित होने दीजिए, शेयर कर दीजिए, या जो भी दोस्त है उसको बोलो देखो, बस। इसलिए ये YouTube पे चल रहा है, प्रो चाहिए इस पे। इसका मेन उद्देश्य ये है, आपको लगता है कंपटीशन बढ़ता है, नहीं, जिसे पास होना होगा वही होगा, है ना। बनाओ बेटा, आंसर क्या होगा? 14। एक भी बच्चा नहीं बताया 14 का। अच्छा, बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था? 17। और फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ बेटा? और 1903 करजन के काल में। तो पहले कौन हुआ? 1 2 3 सी। इतना आसान, इतनी आसान क्वेश्चन। तनुश्री दत्ता
और कोई? इजारा क्या था? आर्थिक करा 18th सेंचुरी, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ 18th सेंचुरी इकोनॉमिक हिस्ट्री, व्हाट वाज इजारा सिस्टम? सैन्य अधिकारियों को दिया गया भूमि अनुदान, राजस्व संग्रहण, बंधुआ मजदूर, कारखानों पर कर। इजारा क्या था? इजारा बना बेटा, इजारा क्या है? छोटू, सारे बच्चे बताओ, इजारा क्या था? इसमें क्या होगा? क्या होगा? लैंड ग्रांट गिवन टू द मिलिट्री ऑफिसर्स। नहीं है, टैक्स फैक्ट्री पे नहीं है, बॉन्डेड लेबर नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन है, राजस्व संग्रहण से संबंधित। मैं अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया, बी होगा हैप्पी तनु, गलत। ये इजारा का मतलब ये था कि आप जो राजस्व वसूलना होता था उसकी बोली लगाई जाती थी, जो हाईएस्ट बोली लगाया जाता था उसी को राजस्व वसूलने का राइट दिया जाता था। हाईएस्ट बिड या हाईएस्ट बिडन, जो उच्च सबसे उच्चतम बोली लगाते थे उसको दिया जाता था। गलत हो गया सबका। आधुनिक भारत के संदर्भ में ददनी कौन थे? सौदागर कौन थे? ददनी सिस्टम क्या था? ददनी के अंतर्गत कौन आते थे? बंगाल के व्यापारी जिन्होंने चीन के साथ ब्रिटिश अफीम व्यापार को क्रियान्वित किया। यानी पहला ऑप्शन है आपका ट्रेडर्स फ्रॉम बंगाल हु कैरिड आउट द ब्रिटिश ओपियम ट्रेड विथ चाइना। यानी बंगाल के व्यापारी थे जो अफीम का व्यापार ब्रिटिश के साथ मिलकर करते थे, या चीन के साथ मिलकर ब्रिटिश में। बंगाल में व्यापारी जिन्होंने अग्रिम भुगतानों के आधार पर काम किया, ये बंगाल के ट्रेडर थे, ट्रेडर ऑफ बंगाल हु वर्कड ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस पेमेंट। मतलब ये एडवांस पेमेंट लेकर काम करते थे बंगाल के ट्रेडर्स। दक्षिण भारत के व्यापारी जिन्होंने हुंडी प्रणाली के आधार पर धन अंतरण करने वाले एजेंटों के रूप में काम किया। और दक्षिण भारत में कपास और मसालों का व्यापार करने वाले। यानी दो ऑप्शन है दक्षिण भारत से रिलेटेड, एक कपास और मसाले का काम करता है, एक पैसे को इधर से उधर यानी मनी एक्सचेंज या मनी ट्रांसफरिंग एजेंट के रूप में काम करता है। ये कह रहा है 16 नंबर की आंसर क्या होगा? ददनी क्या था? समझते भी हो कि केवल सी डी ई समझते हो तो बताओ ददनी क्या था? किसके ऑप्शन के आधार पे आप बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा? ददनी। देखो बंगाल में होता क्या था आपको पता नहीं है, हालांकि जो बच्चे रेगुलर पढ़े हैं मुझसे उन्हें मैं केवल पढ़ाया हूं। मतलब ये लोग व्यापारी होते थे, सौदागर। ब्रिटिश क्या करती कि इन्हें पैसे देती, पेमेंट एडवांस, कुछ सारे नहीं, कुछ एडवांस, और कुछ एडवांस देने के बाद कहती कि एक फिक्स्ड डेट पर, जैसे मान लिया जाए आज है आपको 13 है ना, 14 ऑफ अप्रैल, तो मान लिया जाए मैंने कहा कि 1 जुलाई या 1 अगस्त,
को आपको देना है। डेट फिक्स हो गया 1 अगस्त। अमाउंट भी फिक्स हो गया कि मैं आपको दूंगा 5,000 रुपए, जिसमें 1,000 मैंने एडवांस दे दिया, उस समय बाद में दूंगा जिस समय आप मुझे रॉ मटेरियल दोगे। यानी रॉ मटेरियल फिक्स हो गया, प्रोडक्ट फिक्स हो गया, डेट फिक्स हो गया और अमाउंट फिक्स हो गया। लेकिन इस सब में सबसे जो मेन चीज है वो यह है कि कुछ एडवांस देकर आपसे वो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। अब ये इतना कम पैसे होते थे और इतने कम समय में देने होते थे, अधिक माल। तो एक प्रकार से बंगाल के व्यापारियों का एक्सप्लॉयटेशन था और बहुत सारे लोग वहां से व्यापारी माइग्रेट कर गए और कुछ ने तो अपने हाथ तक काट लिए। ये था ददनी। तो ददनी क्या होगा? बंगाल के व्यापारी जो अग्रिम भुगतानों के आधार पर काम किया। एक था इजारा और एक था ददनी। कह रहा है 18वीं शताब्दी में बंगाल में प्रचलित प्रशासन की दोहरी प्रणाली के बारे में विचार कीजिए। ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। दो ऑप्शन है जो बोल रहा है बंगाल के प्रशासन के बारे में दोहरी प्रणाली क्या थी। नवाब का बंगाल, यानी नवाब का बंगाल की रक्षा पर नियंत्रण था। द नवाब हैड कंट्रोल ओवर द डिफेंस ऑफ बंगाल। इन नवाब का काम क्या था? प्रशासन का, वहां की रक्षा का, सुरक्षा का। और ईस्ट इंडिया कंपनी का उसके वित्त पर नियंत्रण था। शक्तियों के पृथक्करण का परिणाम ये सेपरेशन ऑफ पावर हुआ, उससे प्रशासन अच्छा हो गया और धन के निकासी पर नियंत्रण हुआ। यानी दिस सेपरेशन ऑफ पावर्स रिजल्टेड in the efficient administration and control over the withdrawal of funds. आंसर बताओ क्या है? बहुत खूबसूरत सवाल। क्या है? और कोई बनाएगा? हैप्पी ने कहा सी, नागर ने कहा सी, दीपक ने मिटा दिया। वाह रे वाह, देखा कि सब सी बोल रहा है, मेरे दिमाग में नहीं काम कर रहा है, तो मैं फिर क्या करूं? फिर आया सी, फिर है सी। मैं कहा नहीं, ये होगा ए, पहला सही और दूसरा गलत। ऐसा क्यों? अरे भैया भूल गए, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने क्या बताया था? ट्रेशन। एक क्या था? दीवानी। दीवानी में किसको मिला राइट? ब्रिटिश। और दीवानी का मतलब क्या था? राइट टू और यहां क्या था? आप लोग तो भूल गए होंगे, निजामत। ये किसको मिला? देख लीजिए, यानी वित्त का मिला ब्रिटिश को और एडमिनिस्ट्रेशन का मिला
मिला? अब सुनना ध्यान से। तो नवाब का बंगाल की रक्षा पर नियंत्रण था, है ना? कोई दिक्कत? अब हम बता रहे हैं, अब थोड़ा सा और अंदर जाओगे तो क्या है बता रहे हैं। अब इसको और अगर इसका आंसर यूपीएससी में भी हो सकता है, डिपेंड हो, क्योंकि निजामत का जब राइट दिया गया तो दो राइट जो है बंगाल का ये ब्रिटिश ने अपने पास रख लिया। एक रख लिया वैदेशिक मामला और एक रख लिया सैन्य मामला। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश ने सैन्य मामला और मतलब जो सुरक्षा का जो प्रशासन, जो पुलिस वगैरह है, प्रशासन है, वो तो मामला था नवाब के पास ही। लेकिन जो बाहरी आक्रमण करने का है, तो ये सुरक्षा शब्द का मतलब क्या है? ये सुरक्षा का मतलब क्या है? बंगाल की रक्षा। यानी बंगाल की रक्षा का मतलब आप बहुत ज्यादा, आप इसको अन्यथा बहुत ज्यादा बड़ा मत ले। ये कह रहा है कि जो बंगाल का पुलिस है, प्रशासन है, ये सबका दिमाग नवाब ने लिया और वित्त का इसने लिया। लेकिन मैं यहां यही बताने का प्रयास कर रहा हूं बार बार कि बाहरी विदेशी जो मामला था बंगाल का, एक राज्य का दूसरे राज्य से क्या संबंध हो, वो तय करेगा कौन? ब्रिटिश। सेना जाना है नहीं जाना है ये करेगा ब्रिटिश, लेकिन वित्त का सारा मामला ब्रिटिश के पास, और प्रशासन जो होता है सामान्य कामकाज वो करेगा। लेकिन इससे नुकसान हुआ कि प्रशासन जो है वो बहुत बेहतर नहीं हुआ, बल्कि इससे प्रशासन जो है खराब हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ बढ़ गया। क्योंकि दो आदमी था, अंग्रेज पूरा इंटरफेयर करती थी। तो इसका ऑप्शन होगा ए। आई बात समझ में? ये बंगाल की सुरक्षा का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर है। बंगाल को या बंगाल की 1860 की क्रांति के आशय क्या है? रिवॉल्यूशन ऑफ 1762 बंगाल मीन्स, बंगाल में 1760 की क्रांति का मतलब क्या है? कंपनी के व्यवसायिक चरित्र का अंत, एंड ऑफ बिजनेस कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी का साम्राज्यिक अनुदान देना, टू गिव इंपेरियल ग्रांट्स टू द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में आधुनिक काल की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड इन बंगाल, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम का राज्यारोहण। यानी ये कह रहा है कि द रिमूवल ऑफ मीर जाफर फ्रॉम पावर एंड द एक्सेशन या द कोरोनेशन ऑफ मीर कासिम। अब इस सवाल को जो बनाएगा वो होशियार कहलाएगा। क्या होगा बेटा? बनाओ। 1760 की क्रांति, सेवेंटीन 18 क्या होगा? 18 पे कहां गया सब? आप लोग 17 पे ही हो? 18 बी। पल्लवी ने कहा बी, दीपक ने कहा डी, तनु ने कहा डी। शाबाश, डी। क्योंकि देखो व्यवसायिक चरित्र का अंत जो है इसका, ये तो नहीं होगा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला भी ऐसा कुछ नहीं है। आधुनिक काल की शुरुआत 1757 में ही माना जाता है अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेज ने 1757 में ही मान लिया। तो 1760 में क्या हुआ? मीर जाफर जो है, कहां गया मीर जाफर? वो हट गया और ये बना मीर कासिम। और मीर कासिम जो बनता है तो बिना किसी रक्त, बिना किसी युद्ध के दामाद होता है मीर जाफर का। एक लेटर भेजा जाता है, कहा जाता है कि आप पद की गरिमा बढ़ाएं, और दूसरे को कहा जाता है कि अब पद से गरिमापूर्ण विदाई ले ले। इस गरिमा और गरिमा में
बंगाल की क्रांति कही जाती है। टीपू के अधीन भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू अंडर टीपू, यानी टीपू के समय जो भू राजस्व था उसके बारे में कौन सा कथन सही है? मुख्य तौर पर राजस्व किसानों के माध्यम से एकत्रित किया जाता था। मेनली द रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड थ्रू द फार्मर्स, बिचौलिए एकत्रित करते थे। द मिडिल मैन यूज टू कलेक्ट, सुल्तान के हाथों में नहीं जाने दिया जाता था। इट वॉज नॉट अलाउड टू द या इन टू द हैंड्स ऑफ सुल्तान। लास्ट है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द अबव। मतलब लैंड रेवेन्यू जो होता था वो कैसे वसूलता था? इसके पास आता ही नहीं था, मीडिएटर के थ्रू, डायरेक्ट किसान के थ्रू, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, नहीं पढ़ेंगे तो बनेगा ही नहीं, लगेगा कि पता नहीं क्या होगा या सब होगा। सर एक और लिख देते, ऑल द अबव, ऐसा लग रहा है ना? नहीं लग रहा? बताइए क्या होगा? पंकज नागर 19 का क्या होगा? देखिए ये कौन सा सिस्टम है टीपू के समय? रैयतवारी। और बेटा रैयतवारी जो होता है, गौर करना, ये रैयतवारी सिस्टम में क्या होता है? ये तन्नू गवर्नमेंट ऑफिशियल के थ्रू होता था। रैयतवारी में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द पीजेंट्स, द फार्मर्स एंड द गवर्नमेंट। तो जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा तो मिडिल मैन तो होगा ही नहीं, और जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा तो भैया राजा के पास तो सुल्तान के पास आएगा ही, और जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा तो फार्मर्स। ये क्या लिखा है गौर करना? मुख्य तौर पर राजस्व किसानों के माध्यम से एकत्रित किया जाता था। अब यहां गौर करना, अब ये किसान का माध्यम क्या है? जैसे हैप्पी बनाया है, हैप्पी, वंदना, पंकज नागर, ये सब सारे बच्चे। तो यहां गौर करना, यहां कह रहा है क्या? किसान के माध्यम से का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं किसान वसूलते थे, इसका मतलब हुआ कि जो वसूला जाता था किसान के द्वारा, डायरेक्ट किसान। मुख्य तौर पर राजस्व किसानों के माध्यम से एकत्रित किया जाता था। यानी किसान के माध्यम से का मतलब यह नहीं हुआ कि किसान वसूल करते थे, बल्कि सरकार के कर्मचारी किसान के, यानी सुल्तान के कर्मचारी किसान से वसूलते थे। यानी क्या होगा? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद फार्मर, किसानों के साथ प्रत्यक्ष संबंध। एक और पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे एक बच्ची ने बड़ी अच्छी बात बताई, यानी सरकार या सुल्तान, यहां तो सुल्तान हो जाएगा, सुल्तान के कर्मचारियों द्वारा किसानों से प्रत्यक्षता, यानी टीपू सुल्तान कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट विद द सपोर्ट ऑफ हिज ऑफिशियल्स। अरे मिडिल मैन कहां से आ जाएगा यार? मिडिल मैन तो साउथ में होगा ही नहीं। ब्लैक होल के बारे में विचार कीजिए, कौन सही है? ट्रेजेडी ऑफ ब्लैक होल। Which of the following statement is correct regarding the black hole incident या tragedy? इसमें बंगाल के नवाब के कई अंग्रेज सैनिकों को मरने के लिए एक अज्ञात द्वीप में भेज दिया गया।
In this, the Nawab of Bengal sent many British soldiers to an unknown island to die. यह बंगाल के नवाब के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव के षड्यंत्र से संबंधित है. It is related to the conspiracy of Robert Clive against the नवाब of Bengal. ये ब्लैक हॉल की ट्रेजेडी, यह एक त्रासदी थी जिसमें कई ब्रिटिश सैनिक एक वायुहीन कमरे के अंदर रातों रात मर गए. इट वॉज a tragedy in which many captive British soldiers died overnight inside airless room. यह बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना द्वारा अपनाई गई रणनीति से संबंधित है. क्या होगा बनाओ. देखिए, इसमें बंगाल के नवाब ने कई अंग्रेज सैनिकों को मरने के लिए एक अज्ञात द्वीप में भेजा था. द्वीप में भेजा नहीं था. दरअसल इसकी कहानी यह थी कि आपको पता होना चाहिए कि जब 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खां. जब ये बन गया तो बनने के बाद क्या हुआ, बंगाल में फ्रांसीसी भी थे और ब्रिटिश भी थे. ये लोग किलेबंदी कर रहे थे और इसी समय 1756 की बात है कि वो हो गया, कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो गई. जब कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो गई तो फ्रांसीसियों का सबसे जो मेन केंद्र था वो था चंद्रनगर और ब्रिटिश का फोर्ट विलियम व्यापारिक केंद्र. दोनों अपने अपने व्यापारिक केंद्रों की क्या करने लगे, किलेबंदी. और जिसका नुकसान क्या हुआ, इन्होंने बोला फ्रांसीसी और ब्रिटिश को, सिराज ने, फ्रांसीसी मान गए, ब्रिटिश नहीं माने. तो इन्होंने अटैक किया कलकत्ता पे और कलकत्ता पे जब अटैक किया, कलकत्ता को जब अपने कब्जे में ले लिया तो कुछ अंग्रेज भाग के चले गए फुल्टा द्वीप में. तो इन नवाब और बंगाल सेंट नहीं, बंगाल के नवाब ने नहीं भेजा था, ये उस द्वीप पर स्वयं गए थे. पहली बात, यह बंगाल के नवाब के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव से षड्यंत्र से संबंधित है. क्लाइव तो था ही नहीं, अभी क्लाइव तो बाद में आता है, वो तो साउथ इंडिया में था इस ट्रेजेडी के समय. यह बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेना द्वारा अपनाई गई रणनीति, ये तो प्लासी के पहले की घटना है, बक्सर कहां से आ गया. बाकी मैक्सिमम लोग भाग जाते हैं फुल्टा द्वीप और कुछ को, जैसे कहा जाता है कि कुछ को ले आते हैं अपने साथ. लेकिन उसी में एक है J.Z. हॉलवेल और वो कहता है कि 146 आदमी को लाया गया नवाब के द्वारा और एक छोटे से कमरे में, जैसे मान लीजिए कमरा है, इससे भी छोटा, क्या इससे छोटा होगा ना, ऐसे बहुत छोटा होगा, छोटा ही छोटा होगा, बस इतना 146 आदमी उसमें नहीं आ सकता था आसानी से. और वायुहीन था, कोई वेंटिलेशन नहीं था. सुबह उठा तो देखा कि 23 व्यक्ति बच गया, बाकी मर गया. इसी का नाम दिया गया ब्लैक होल की. तो क्या होगा, सी भारत के इतिहास के संदर्भ में चौथ और सरदेशमुखी क्या था. With reference to the history of India, what do the words Chauth and Sardeshmukhi refers to? पहला, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मराठों द्वारा सरदारों को दी गई सामंती पदवी जो उन्हें निश्चित संख्या में सैनिकों और वेतन के लिए पात्र बनाती थी. मतलब मराठा जो है सरदार को मिलिट्री टाइटल्स प्रदान किया जाता था, जो बहुत योग्य लोग होते थे मराठा अपने सरदारों को. दूसरा देखना बेटा,
विधर्मियों पर मुगल बादशाह द्वारा लगाया गया धार्मिक कर, मतलब ये एक प्रकार से रिलीजियस टैक्स विच वॉज इम्पोज्ड बाय द मुगल एम्पायर ऑन हेरेटिक्स, मतलब जो दूसरे धर्म थे, जो गैर इस्लामिक लोग थे, उन पे लगाया जाता था। यह मराठों द्वारा अपने नियंत्रण के बाहर के क्षेत्रों पर आक्रमण न करने के वादों के बदले में लगाया जाता था और एकत्रित किया जाता था। मैं मराठा और आप लोग जो है दूसरे क्षेत्रों के हो, अगर चाहते हो कि मैं आप पे अटैक ना करूं तो आपको देना होगा 74 देशमुख रंगदारी टैक्स। यह दक्कन के क्षेत्र में मुगल बादशाह द्वारा वसूला गया भू राजस्व था। दक्कन के क्षेत्र में मुगल वसूलते थे, उसी को कहा गया क्या? बना बेटा सी सी चलिए सी होगा, क्यों? क्योंकि मैंने सरकार किसी को देने वाली पदवी नहीं थी। ये मुगल नहीं लगाते थे, मराठा लगाते थे, और दक्कन में भी नहीं, ये तो कहीं भी हो सकता था, ये एंटायर इंडिया में था, केवल दक्कन नहीं था, ये मुगल नहीं मराठा। तो दो तो ऐसे ही एलिमिनेशन हो जाएगा आपका, मुगल वाला 2 ऑप्शन है, 2 और 4, पहला हो जाएगा क्योंकि पदवी था ही नहीं इस टाइप से। सी जिसने बनाया होशियारी से तो सही है। टीपू के बारे में विचार कीजिए। टीपू से 3 क्वेश्चन में दिया हूं, 4 क्वेश्चन, क्योंकि उसने अब्बाबों की वसूली पर रोक लगा दी। ही बैंड द रिकवरी ऑफ अब्बाब। अब मत बोलना अब्बाब क्या था, नहीं बनाओगे तो बताएंगे। उसने जागीर देने की प्रथा समाप्त कर दिया। ही एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग जागीर्स। उसने पोलीगरों की पैतृक संपत्ति को कम करने और मध्यस्थ वर्ग को समाप्त करने का प्रयास किया। He tried to reduce the ancestral property of the polygars and to eliminate the middle class. बताइए। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22, तन्नू सैनी, आरती गुप्ता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसी आप? तबीयत कैसा है? वंदना ने कहा टू, अबे रुक जा, क्या होगा? ही बैन द रिकवरी ऑफ अब्बाब। अब्बाब मतलब होता है शेष, उपकर। अब्बाब मतलब उपकर। उसने बहुत सारे उपकर को, करों की समाप्ति कर दिया, इसमें दो राय नहीं है। उपकर ही एबोलिश द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग जागीर। सही बात है, उसने जागीर देने की प्रथा जो थी वो भी समाप्त किया, कंट्रोल किया। उसने पोलीगरों की पैतृक संपत्ति को कम करने और मध्यस्थ वर्ग को समाप्त करने का प्रयास किया, ये भी सही है। पोलीगर होता था पैतृक जमींदार, साउथ इंडियन हेरिडेटरी जमींदार। ऑप्शन में क्या होगा? 22 का सी। साउथ इंडियन पोलीगर मतलब लिख सकते हो तो लिख लेना, अब्बाब शेष उपकर, एंड पोलीगर दक्षिण भारतीय जमींदार, पैतृक जमींदार। 23 बेटा, आज एक बात बताओ, क्वेश्चन कैसे हैं? कौन बताएगा? क्वेश्चन अच्छे हैं? लग रहा है क्वेश्चन पूछता है, सही है? मैया यशोदा क्या हाल है? क्वेश्चन देख रहा है?
उदासी क्या था? उदासी, कई लोग बोलते उदासी, जो उदास रहता था, उदासी। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में न विश्वास करने वाले एक प्रकार के संप्रदाय, ए काइंड ऑफ सेक्ट, विशेष प्रकार की भजन, वॉज ए स्पेशल टाइप ऑफ हाइम, सिख शिष्यों को, सिख डिसाइपल्स। उदासी क्या था? बनाओ बेटा। क्या था? सी होगा सही। दीपक वाला डी। देखिएगा, कर्म और पुनर्जन्म ये डी है, और इसमें उदासी संप्रदाय अगर याद होगा, ये गुरु गोविंद सिंह के डिसाइपल्स को कहा जाता था, और गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र था, बाद में उसने इस चीज को और आगे बढ़ाया। ये जो फॉलोअर ऑफ द सिक्स, फॉलोअर ऑफ द गुरु गोविंद सिंह, फॉलोअर ऑफ द, एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द सक्सेसर ऑफ गुरु गोविंद सिंह, उदासी। वो यात्रा नहीं है, वो उदासी संप्रदाय के लोग फॉलोअर निकलते हैं प्रचार करने के लिए, है ना। तो क्या होगा? नहीं, गुरु नानक के समय था, लेकिन मेन जो है उनका जो था, जब आप देखिएगा उदासी को, तो ये गुरु गोविंद सिंह के पश्चात और उसका जो है उसको और ज्यादा किया गया 18th सेंचुरी में, अगर याद होगा, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है, ये सेक्ट है, आप देखिएगा इसको ध्यान से, है ना। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो संप्रदाय हैं, ये ऐसा नहीं है, ये संप्रदाय जब सिख के धर्म का जो स्थापना हुआ तभी से है, लेकिन बाद में धीरे धीरे और ज्यादा ये क्या होता है, व्यवस्थित होता जाता है, समझ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे देखिएगा। और एक इनका, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाया होगा तो आपको याद ही होगा, मैं बताया गुरु नानक का जो पुत्र था श्रीचंद, श्रीचंद ने जो है भी बहुत स्पष्ट रूप से इसकी बात की, और श्रीचंद ने मतलब जो फॉलोअर थे गुरु नानक के, उसको वो किया। फिर गुरु गोविंद सिंह के जो फॉलोअर हुए, बंदा बहादुर वगैरह आया, तो उस समय भी, पर बाद में जाकर और ज्यादा स्पष्ट होने लगा, है ना। तो ये सिख संप्रदाय के जो आप देखिएगा जो फॉलोअर थे, डिसाइपल्स थे, उनको कहा गया उदासी। और जब मैं मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ाया था भक्ति मूवमेंट, तो वहां बताया भी था गुरु नानक, सिख सब, और वहां ये सारी चीजें। पुलिसिया क्या था? सिख पुलिस व्यवस्था, कर, तांबे का सिक्का, प्रशासन की इकाई। पुलिसिया, इसको ऐसे कीजिएगा, पुलिसिया, इंग्लिश में पुलिसिया। पुलिसिया क्या था? उदासी संप्रदाय वॉज एस्टेब्लिश बाय श्रीचंद, भी लिख सकते हैं, श्रीचंद द्वारा स्थापित संप्रदाय। पुलिसिया क्या था? सुनिएगा, एक लड़का है, बहुत प्यारा लड़का बैठा है मेरे सामने, बहुत सारे नाम है, फारूक अब्दुल्ला, बोल रहा है डी। और कोई बताइए जो इतना मतलब जो है कॉन्फिडेंस से कोई बोले कि आंसर यही होगा। तन्नू, और कोई बच्चा, क्या होगा आंसर? फोर्टीन का सी। किसने कहा? वंदना पांडे। और कोई? देखिए, पुलिस सिस्टम नहीं है, नाम से लगता है नहीं, जाओ, टैक्स भी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है। कॉपर क्वाइन इंट्रोड्यूस बाय मराठास, मराठाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर क्या है? 24 का सी, तांबे का सिक्का था। चलिए आइए 25 में, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में पहचानिए, सबसे प्रारंभ से लास्ट।
Identify the following events of Indian history in his correct sequence. पहला है राज अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस, लाहौर की संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। क्रम में सजाओ कि पहले कौन आया लास्ट में कौन। बताइए। ये किसके द्वारा लाया गया था? राज अपहरण, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डल 1848 में, सहायक संधि बेलेजली 1798, लाहौर की संधि 46 1784। पहले कौन होगा? 4 2 3 और 1। 4 कोई है ऑप्शन में? 4 2 3 1 है ना? ए देख लीजिए, आप देख लीजिए, आपने गलत कर दिया सबने। राज अपहरण आया डलहौजी के समय 1848 में, सहायक संधि विलेजली के साथ 1798 में, लाहौर की संधि 1846 में, और इसमें कौन था? 55 से 6 तक हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख। चवालीस से 48 लॉर्ड हार्डिंग था। और पिट्स इंडिया एक्ट कार्नवालिस के पहले कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। देख लिए 25 का ए। काम कीजिए काम। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में विचार कीजिए, कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर? मद्रास परिषद ने मैसूर पर कठोर और तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया। द मद्रास काउंसिल सजेस्टेड ए पॉलिसी ऑफ हार्श एंड रैपिड अटैक ऑन मैसूर। लॉर्ड वेलेजली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। ट्री नेशनल ट्रीटी या ट्रिपल अलायंस भी लिख सकते हो आप, ट्रिपल अलायंस, त्रिपक्षीय संधि भी कहते हैं ना, त्रिपक्षीय कहेंगे तो ट्रिपल अलायंस, त्रिपक्ष एक शब्द होगा, त्रिपक्षीय। अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने के लिए टीपू ने अरबिया, अरब, वर्साय, मॉरिशस यानी फ्रांस कहते हैं वर्साय, काबुल में दूत भेजे। टू गेट सपोर्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, टीपू सेंट emissaries या एम्बेसडर टू अरबिया, वर्सालिस, मॉरिशस एंड काबुल। बताइए कौन सही है? बी। देखो पहला तो सही है, मद्रास परिषद ने कहा था, आक्रमण नीति का सुझाव दिया था। बताइए बनाइए, कहते यस। अब यहां ध्यान देना, यहां जो आया था, ध्यान देना बेटा, ध्यान से सुनिएगा। जब फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था तो शुरू में क्या था? इसके पहले मद्रास काउंसिल इसके अगेंस्ट था, ठीक है। तो मद्रास काउंसिल जो है बहुत ज्यादा इसके फेवर में
नहीं था इस वॉर के, इस बैटल के। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वेलेस्ली का इतना ज्यादा प्रभाव था कि वेलेस्ली ने क्या किया, वेलेस्ली ने समझाया कि वेलेस्ली अगेंस्ट आगे काम करने का, और वेलेस्ली का भाई भी था आर्थर वेलेस्ली, ठीक है। दूसरा है लॉर्ड वेलेस्ली। पता है लॉर्ड वेलेस्ली ने, आपको अगर याद होगा तो ट्रिपल अलायंस बनाया था निजाम और मराठा के साथ मिलकर बनाया था। वो जब भी बनाएगा तो मराठा और निजाम के साथ मिलकर, और यह भी एक रीजन था कि बड़े पैमाने पर जो है इसने दूत भेजा था इंडिया से बाहर। तो एक पॉइंट जो है, अगर आपके पास कॉपी कलम होगा तो एक पॉइंट लिख लेना नोट करके, जो काम आएगा आपको। लिखेगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के पहले, इंग्लिश में हिंदी में लिख लेना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, या सॉरी युद्ध का, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था टीपू सुल्तान द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया जाना। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया जाना। लिखेगा द इमीडिएट रीजन ऑफ द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, द इमीडिएट रीजन ऑफ द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर was the refusal of the subsidiary alliance एक और पॉइंट लिखेगा, मैं इसलिए लिखवा दिया आपको कि ये मैं क्योंकि जब सबसे अधिक पूछेगा श्रीरंगपट्टनम की संधि से, चौथे से। हाँ, आर्थर वेलेस्ली, आईएएस में आ चुका है ये, आर्थर वेलेस्ली कॉमा, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली का भाई था। आर्थर वेलेस्ली, ब्रदर ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली, ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फोर्थ Anglo-Mysore War. Also participated in the fourth Anglo-Mysore War. आर्थर वेलेस्ली, जो लॉर्ड वेलेस्ली का भाई था, ने इस युद्ध में भाग लिया। और पता है जब ये आया एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया पता है आपको? सोचा कि लॉर्ड वेलेस्ली आर्थर वेलेस्ली, लोगों ने गलत कर दिया। तो दूसरा तो सही हो जाएगा, ये ट्रिपल अलायंस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शब्द पे बहुत ज्यादा मत जाना। और तीसरा भी सही है, पहला गलत है क्योंकि ये सजेस्ट नहीं किया था, इससे अलग जाकर वो बाद में ठीक है थोड़ा सा वेलेस्ली जो है निर्णय लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। जब पहला गलत हो जाएगा दूसरा तीसरा सही होगा ना। 27 उत्तर भारत में, बनाओ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में संगीत संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट अबाउट म्यूजिकल सेंट कल्चर इन द 18th and 19th century in northern India? उस अवधि की विशेषता सदारंग नियामत खां, जिन्होंने ख्याल की विधि प्रारंभ की, का बढ़ता हुआ प्रभाव था।
स्पेशलिटी ऑफ दैट पीरियड, यानी 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सदारंग नियामत खां, ये बहुत स्कॉलर ये था, हु स्टार्टेड द स्कूल ऑफ ख्याल। सुने ना, हिंदुस्तानी शैली और में ख्याल था ना, गजल वगैरह सुने हो नाम ना। बड़ी संख्या में संगीतकार प्रादेशिक केंद्रों से चलकर दिल्ली आ गए, जहां उन्हें आशा थी कि उन्हें और अधिक रोजगार और संरक्षण प्राप्त होगा। और तीसरा है, अलग अलग विशिष्ट प्रदेशों के आधार पर घरानों का निर्माण इसी अवधि की विशेषता थी। करा है कौन गलत है, मतलब यहां अलग अलग घराने बने क्षेत्र के आधार पर। जैसे देखते हो बनारस घराना, जयपुर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना, रामपुर घराना, ग्वालियर घराना बना। और फिर कह रहा है कि नियामत खां ने ख्याल की विधि प्रारंभ की। कौन बनाएगा? देखिए पहला तो सही है कि जो नियामत खां था सदारंग, उसने ख्याल को प्रमोट किया। तीसरा भी सही है, आप जानते हो कॉमन सेंस की बात है। अलग अलग जब, अब यहां कॉन्सेप्ट सुनो, जब मुगल डिसइंटीग्रेट हुआ, यानी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल पीरियड, डिक्लाइन ऑफ मुगल पीरियड, मेनी स्कॉलर्स या मेनी जो है पोएट्स, स्कॉलर्स वेंट टू द रीजनल सेंटर, द हेडक्वार्टर ऑफ रीजनल पावर्स। कुछ पटना चले गए, कुछ मुर्शिदाबाद चले गए, लखनऊ, आगरा, और ये लोग अलग अलग क्षेत्रीय स्थानों में गए। जो क्षेत्रीय राजा थे और उनके वहां पे काम किए, और वहां पे इन्होंने क्या किया, घरानों का आविष्कार हुआ, मतलब घरानों के प्रचलन हुआ। यहां क्या करे, लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिशियन मूव्ड फ्रॉम रीजनल सेंटर टू दिल्ली। गलत, दिल्ली से गया रीजनल सेंटर पर, रीजनल सेंटर पे दिल्ली नहीं आया, क्योंकि मुगल का तो डिक्लाइन हो गया था ना औरंगजेब के बाद। इधर रीजनल सेंटर गया, दिल्ली से रीजनल सेंटर। यहां उल्टा कह रहा है, यहां कह रहा है रीजनल सेंटर से दिल्ली। तो गलत कौन होगा? केवल आपको कितने मोर्चे पे काम करना है, ऑप्शन भी देखना है, सही है या नहीं ये भी देखना है। कितना? 28। ट्रेवेनकोर के बारे में बताइए, केरल में ट्रेवेनकोर राज्य के बारे में बताइए। अबाउट ट्रेवेनकोर स्टेट इन द 18th सेंचुरी केरला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट। भाई सुने हैं ना, ब्रिटिश का मित्र था ट्रेवेनकोर केरल में। क्या होगा? (1729 से 58 तक मार्तंड वर्मा ट्रेवेनकोर के शासक थे। ट्रेवेनकोर ने एक सशक्त सेना बनाकर 1741 में डच लोगों को हराया। ट्रेवेनकोर ज्ञान का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ही वॉज इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नॉलेज। ही डिफीटेड डच इन 1741, और ये राजा इतना से इतना शासन किया। बनाइए क्या होगा आंसर? क्या होगा? करा वंदना नहीं, ये वंदना सिंह और कोई? कोई नहीं है। अरे मार्तंड वर्मा, देखो क्या है, ये सही बात है, डेट नहीं भी याद रखा तभी चलेगा। कैसे चलेगा बता रहे हैं। ये कोलाचल का युद्ध हुआ था, कल बताए थे। कोलाचल के युद्ध में इन्होंने हराया था, कोलाचल, बैटल ऑफ कोलाचल। दूसरा तो सही है, ज्ञान का केंद्र तो था ही, ट्रेवेनकोर ज्ञान का एक केंद्र था।
यहां राम वर्मा था। त्रिवेंद्रम भी बहुत बड़ा केंद्र था ज्ञान का, संस्कृति का, और ट्रेवनकोर का। समझ में आ गया? अब ये कह रहा है कि ट्रेवनकोर वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नॉलेज। ध्यान देना, अब कौन सही है? अब पहला आपको नहीं पता है, लेकिन ये थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो 7029 में है 1, 2 and 3 सही हो गया। चलिए, करें 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा आक्रमण किए जाने का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन एक सा था? Which one of the following was the immediate reason for the attack on Calcutta by नवाब सिराज उद दौला? मतलब क्या था कि कलकत्ता पे सिराज ने अटैक किया? ब्लैक होल की घटना बताए थे ना, तो क्या था? अब ऑप्शन देखिएगा इसको। अंग्रेज कंपनी द्वारा अतिदेय व्यापार कर अदा करने से इनकार। इसलिए मैंने कहा कि अतिदेय क्या होता है, आप इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर पढ़ो। रिफ्यूजल टू पे ओवर ड्यू ट्रेड टैक्स बाय द इंग्लिश कंपनी। ओवर ड्यू यानी आपको जो टैक्स देना है 2-3 महीना से बचा हुआ है, आप टैक्स नहीं दिए हैं, तो बंगाल के नवाब ने अटैक किया कलकत्ता पे। अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध गद्दी से हटाने की दृष्टि से षड्यंत्र किया। द ब्रिटिश कॉन्स्पिरेट अगेंस्ट द नवाब विद ए व्यू टू रिमूविंग हिम फ्रॉम द थ्रोन। मतलब जो नवाब को हटाने के लिए ब्रिटिश षड्यंत्र कर रहा था, तो इसलिए नवाब ने उस पर अटैक कर दिया। तीसरा है, सिराजुद्दौला अंग्रेजों को बंगाल के बाहर खदेड़ना चाहता था। सिराजुद्दौला वांटेड टू ड्राइव द ब्रिटिश आउट ऑफ बंगाल, उसे बाहर करना चाहता था। कलकत्ता की किलेबंदी ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इंकार। बताए थे, ब्रिटिश रिफ्यूजल टू डेमोलिश द फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता। बना बेटा क्या होगा? आंसर ऑफ 29 का डी। ये बताए दीपक, 29 का बस एक ही आंसर है। और कोई? हाँ, निश्चित रूप से 29 का क्या होगा? डी। क्योंकि ये मैं बता भी चुका हूं कि पहले जब 76 में क्या हुआ कि जब ये राज्यारोहण हुआ, तो उसी समय तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ, तो बंगाल के ब्रिटिश और फ्रेंच अपने अपने किलेबंदी कर रहे थे, जिन्होंने मना किया, लेकिन फ्रेंच मान गए, ब्रिटिश नहीं माने। तो क्या होगा? डी।